हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है ना? ओके ओके ओके, चलो। हाँ, सो कंटिन्यू। क्या है नोबेल के अलावा, क्या है? चलो, अपार्ट फ्रॉम नोबेल, फ्रेंच ओपन। ओके। हाँ आदित्य, वेरी गुड। डीआरडीओ टेस्टेड न्यू एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। वेरी गुड कस्तूर, वेरी गुड न्यूज। बहुत अच्छा आपने सिलेक्शन किया। वेरी गुड। नोबेल प्राइज के बारे में आज आप लोगों को अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? वाई? बिकॉज मैं अभी से आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन नोबेल प्राइज। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं, देयर वाज नॉट अ सिंगल पेपर इन विच नोबेल प्राइज वाज नॉट आस्क्ड अपॉन, ठीक है? और आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, आज हम देखेंगे, आपको पता चलेगा, ठीक है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑन शाहीन बाग, yes, decision, the review or judgment is has been delivered by Supreme Court, ठीक है? हाँ, वेरी गुड अंश, वेरी गुड न्यूज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर्नो कॉन्फ्लिक्ट्स एग्रावेट, वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इतना डिटेल में अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। वी नो द होल स्टोरी ऑफ इट, ठीक है? बिकॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे छोटे छोटे, मतलब छोटे तो नहीं कह सकते, बट सम कंट्रीज आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट डिटेल में, आई मीन टू से, ठीक है? चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो भी मैं पढ़ाऊं पहले उसे सुनना, समझना और बाद में लिखना, ठीक है? डोंट डू मल्टीटास्किंग। देखो, recently prime minister has launched a very good scheme. I think this is the most needed scheme. It is called स्वामित्व scheme. Why this is important? आप लोगों को पता होना चाहिए, because जो लैंड्स होती है, जिसकी जमीनें होती है, उनके पास उन जमीन का कुछ रिकॉर्ड नहीं होता कई बार। सो प्रॉपर्टी किसकी है वो पता नहीं चलता, उसके कारण डिस्प्यूट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है? एंड वंस अ प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, तो अगर आपको उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके कोई लोन लेनी है, तो आप वो लोन भी नहीं ले सकते, ठीक है? सो प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड स्वामित्व स्कीम. अंडर दिस स्कीम अ आईडी कार्ड विल बी इश्यूड टू द लैंड ओनर, जिसमें लैंड की सारी डिटेल्स, कहाँ पे है, ओनरशिप क्या है, वो सब कुछ लिखा होगा. सो इट विल इजियर फॉर people to mortgage this particular land and get financial benefits, ठीक है? पता चल गया आप सबको? लिख लो. लैंड डिस्प्यूट इज द मेजर डिस्प्यूट इन इंडिया. उसको टैकल करने के लिए अभी सिर्फ 6 स्टेट्स में ये स्कीम लॉन्च की गई है. लिख लो गाइस. एसटीक के बारे में पता होना चाहिए. स्पेशल असेसमेंट इंपॉर्टेंट इज नॉट, दोज आर डिफरेंट लॉस. एसटीक क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए. एस्टिक इज इंपॉर्टेंट. एस्टिक क्या है वो मैं समझाता हूं, पहले लिख लो ये. This is to eliminate paper related troubles and disputes, ठीक है? हो गया, ठीक है? देखो, एक टर्म होता है जिसे कहते हैं एस्टीट. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है रिगार्डिंग
आर्टिकल्स रिलेटेड टू लैंड। एस्टिक का मतलब क्या है? दैट सपोज मेरे पास 10 एकड़ की जमीन है एंड आई डोंट हैव एनी लीगल एयर, मतलब मैंने वो जमीन किसी के नाम पे नहीं की है, मेरे बाल बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं और मेरे नाम पे 10 एकड़ की जमीन है। तो अगर मैं मर गया तो उस जमीन का क्या? देन इन दैट केस दैट लैंड गोज टू द स्टेट। स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट होती है उनके पास चली जाती है। इस चीज को कहते हैं एस्टीट। पता चल गया? जब आपका कोई लीगल एयर नहीं है तो आपकी लैंड जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है, बिकॉज आई डोंट हैव अ लीगल एयर जिसके ऊपर मैं वो लैंड को पास ऑन कर सकूं। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एस्टीट। ठीक है? टू जी 3G को भूल जाओ, मतलब 10 साल पुरानी बात याद करने की जरूरत नहीं है। यू शुड लर्न अबाउट 5G। ठीक है? एस्टीट के बारे में पता चल गया गाइस? चलो लेट्स गो अहेड। देखो, दिस इज अ इंटरेस्टिंग न्यूज, बहुत स्पेसिफिक न्यूज है, इसके लिए हमें पढ़ना चाहिए। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स का एक सिटी है जिसे कहते हैं फिलाडेल्फिया। इट्स अ वेरी फेमस सिटी। ठीक है? वहां के मेयर ने इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट रिक्वेस्ट की थी। जनरली क्या होता है, प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कि वी नीड दिस और दैट, तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दोस थिंग्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, देख एक सिटी के मेयर ने इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट कहा था कि वी नीड N95। सो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्लाइज एंड गिव देम N95 मास्क। ठीक है? इसके लिए पढ़ना चाहिए, ये लिख लो। एंड दिस मास्क आर फॉर N90 फ्रंटलाइन वर्कर्स। ठीक है? वन मोर थिंग, वी प्रोवाइडेड रेमडेसिविर। ये एक ड्रग है विच इज यूज टू टैकल कोरोना वायरस टू म्यांमार ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट। ठीक है? ये भी इंडिया ने प्रोड्यूस किया था। देख लो, मैंने हमेशा से कहा है कि इंडिया कोई भी जेस्चर करता है किसी फॉरेन कंट्री के लिए तो उसके बारे में हमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है? हो गया गाइस? लिख लिया? ओके। एक क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है आपको, सोचना और आंसर देना। यस कवन, यू आर राइट। ठीक है? हमने एक कंट्री को प्रॉमिस किया था दैट व्हेनेवर अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस इज डेवलप्ड दे विल बी द फर्स्ट वन टू गेट इट। Which was this country? We have dealt about this topic. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है because this is kind of a preferential treatment we are giving to any country. The answer is Bangladesh. Yes, Bangladesh is the correct answer. ठीक है? आदित्य absolutely right. ठीक है? So ऐसे न्यूज हमें पता होने चाहिए। चलो अभी आगे चलते हैं। देखो, ये दो न्यूज है। सबसे पहले बड़ी न्यूज सुनो। बड़ी न्यूज एक्चुअली नीचे वाली है। गवर्नमेंट हैज अ वेरी एम्बिशियस प्लान। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत एम्बिशियस प्लान है दैट बाय 2024 एवरी रूरल हाउस होल्ड, मतलब गांव में जितने भी घर है रूरल हाउस होल्ड्स, वहां पे टैप वाटर, मतलब हमारे घर पे कैसा है कि हम नल खोलते पानी आ जाता है, इन द सेम वे by 2024 every rural household in India should have tap water connection. इस पूरे बड़े मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। Now under this mission गोवा एक स्टेट है जिसने अभी in 2020 has achieved this target of providing tap water connection to every rural household. ठीक है? So it is important
that which state in India has 100% rural tap connection? The answer is Goa. ठीक है, अब लिख लो. ये बहुत अच्छा प्लान है. आई होप ये सच में हो जाए. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड इन रूरल एरिया टू फैच वाटर. ठीक है, ख्वाहिश वो मुझे आता नहीं है. I'll make sure I learn these things, so I'll implement it from the next lecture. ठीक है, और ख्वाहिश you can just write a why लिख लोगे, मुझे पता चल जाएगा like you are done with it. ठीक है, सॉरी ख्वाहिश. ठीक है, ओके गाइस, ये लिख लिया. should I go ahead? चलो मुझे ये बताओ सबसे पहले, नेक्स्ट न्यूज से पहले रिवीजन. हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है गाइस? हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती है? उसकी स्पीड कितनी होती है? बिकॉज नेक्स्ट न्यूज में हमें उसी के बारे में पढ़ना है. जो सिर्फ साउंड स्पीड से ट्रैवल करता हो फास्ट, वो नहीं है. मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको रिवाइज करवाया था, आप लोग वापस कैसे भूल गए? मैंने तब बताया था जिसकी स्पीड 5 या 6 मैक MACH से ज्यादा हो उसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं. गाइस ये इतना न्यूज में चल रहा है, आप देखो हर एक कंट्री लॉन्च कर रही है. इंडिया हैज टेस्टेड दैट व्हीकल रिसेंटली, रशिया हैज टेस्टेड दैट व्हीकल. मिनिमम 6 टाइम और 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड जिस मिसाइल की होती है उसे हाइपरसोनिक कहते हैं. मिनिमम 3 टाइम्स होती है उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं, और 5 और 6 से ज्यादा को हम हाइपरसोनिक कहते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. रशियन मिलिट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल जिसका नाम है Tsarkon. ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल इज द मिसाइल विच इज 6 टाइम्स फास्टर, मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम 6 टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, और रशिया ने ये जो मिसाइल टेस्ट की है उसकी स्पीड है मोर देन 8 टाइम्स. ठीक है, लिख लो. इंडिया भी डेवलप कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है. सो इट इज अ टॉपिक इन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, हमें पता होना चाहिए. ठीक है, लिख लो. हो गया. बेरिंग सी कहां पे लोकेटेड है? एनी आइडिया? अगर आप लॉजिक यूज करोगे तो पता चल जाना चाहिए. थोड़ा लॉजिक यूज करना. रशिया ने एक मिसाइल फायर की है और बेरिंग सी नाम है. ये बहुत फेमस है एक्चुअली. बेरिंग सी इज अ वेरी फेमस सी. कवन, आपका आंसर एकदम सही है एंड वेरी गुड. नहीं, अंडमान निकोबार में नहीं है. आप सोचो रशिया इंडियन ओशन में आके क्यों फायर करेगा?
द आंसर इज आर्कटिक ओशन. Bering Sea lies between Russia and Alaska in Arctic Ocean. ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि हम लॉजिक यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा थोड़ा सा. अगर इंडिया को फायर करना है तो वो अरेबियन सी से करेगा या तो फिर बे ऑफ बंगाल से करेगा. ठीक है, हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? ठीक है, चलो. This is one of the biggest achievement by India. ये बहुत अच्छा न्यूज है इंडिया के लिए और इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स के लिए. We recently fired एंटी रेडिएशन मिसाइल, नाम है रुद्रम. अभी ध्यान से समझो. The main communication system of enemy are based on antenna and radars. अगर एंटीना और रडार काम नहीं करेंगे then you will definitely lose today. आज के जमाने में अगर आपको जीतना है then communication is the most important thing to win. लेकिन अगर आपका एनिमी कंट्री आपके डिफेंस सिस्टम मत आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को ही डैमेज कर दे, डिसेबल कर दे, then you will definitely lose the war. ये सेम काम करेगा इंडिया का एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम. रुद्रम बेसिकली एनिमी के कम्युनिकेशन सिस्टम को, उनके रडार सिस्टम को डैमेज कर देगा. अगर रडार सिस्टम ही नहीं काम करेगा तो ना आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, ना आप मिसाइल फायर कर पाओगे, ना आपका प्लेन उड़ेगा, ना आपकी शिप्स चलेगी. बेसिकली दिस इज द बेस्ट वे टू विन अ वॉर. ठीक है, ये कहां से फायर की है रुद्रम मिसाइल्स? सुखोई 30 जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है वहां से फायर की है. एज यूजुअल डीआरडीओ फायर करता है तो कहां से करेगा? ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, विच इज लोकेटेड इन बालासोर, ओडिशा. ठीक है, लिख लो. किसके लिए डेवलप की है? इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप की है. और अगर ये मिसाइल एयर से लॉन्च होती है और सरफेस को टारगेट करती है तो इस मिसाइल को आप कौन सी टाइप की मिसाइल का नाम दोगे? मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऐसी मिसाइल्स. अ मिसाइल विच हिट एनी टारगेट फ्रॉम एयर टू सरफेस, तो कौन सी होगी? यस, इट इज ASM, एयर टू सरफेस मिसाइल. गाइस, एयर टू सरफेस मिसाइल. बैलिस्टिक क्रूज इसमें नहीं है अभी. ठीक है, दिस इज एयर टू सरफेस मिसाइल. सुखोई फायर करेगा लेकिन रडार तो कहां पे लोकेटेड होते हैं? ऑन सरफेस. सो बेसिकली दिस इज एयर टू सरफेस मिसाइल. ठीक है, लिख लो. नम्र, हर एक मिसाइल को अलग अलग वे में डेवलप करना पड़ता है. अगर कोई मिसाइल एयरफोर्स के लिए बनाई गई है तो उसमें काफी सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं, तब जाके नेवी में आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज नेवी में यू हैव टू फायर इट फ्रॉम शिप्स, तो उसका पूरा मैकेनिज्म अलग होता है. राइट नाउ दिस मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंडियन एयरफोर्स. इन फ्यूचर देयर विल बी डिफरेंट वेरिएशंस, सो इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम ships also. लेकिन for the time being, these missiles have been developed for Indian Air Force. ठीक है, हो गया गाइस, should I go ahead? सुखोई किससे खरीदा है हमने? From which country we have bought Sukhoi? बहुत इजी आंसर है, रशिया. ठीक है,
द आंसर इज रशिया. चलो, गोइंग अहेड. Nobel Peace Prize 2020 is awarded to World Food Program and not Donald Trump. ठीक है? So जिसका डर था वो नहीं हुआ है. And the award has been given to World Food Program. World Food Program को ये award मिला because they are providing food to the people who are in conflict areas. जहाँ पे वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, सिविल वॉर चल रही है, वहां पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मेक श्योर दैट फूड इज देयर इन एडिक्वेट क्वांटिटी. ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. आप लोगों को पीडीएस के बारे में पता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में जो चलती है, पीडीएस, राशन कार्ड जिससे राशन खरीदते हैं द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो लॉन्च बाय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. उनकी हेल्प, उनके गाइडेंस के अंडर इंडियन गवर्नमेंट ने 1963 एंड 1965 में ये प्रोग्राम शुरू किया था. ठीक है, ये बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है. अगर आपने आईक्यू की स्टैटिक बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का. वेरी गुड गर्वित. कहां पे है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर? गूगल नहीं करना है, अगर आता है तो बताओ. The answer is Rome, Italy. लिख लो. This is very important. The answer is Rome, Italy. हो गया guys. Should I go ahead? मैंने स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बिकॉज आज हमें बहुत सारे नोबेल प्राइज करने हैं. नोबेल प्राइज दिया किसको जाता है वो पता होना चाहिए. 2 का नाम हो, 3 का नाम हो या 4 जन का नाम हो. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है दैट उनको किस काम के लिए दिया गया है. बिकॉज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस वे दैट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों नोबेल प्राइज दिया गया है. तो आपका आंसर होगा बिकॉज दे प्रोवाइड फूड इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज. ठीक है, द व्हाई पार्ट ऑफ नोबेल प्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों दिया गया है. ठीक है, और मेरा $1,000,000 क्वेश्चन, ये आप लोगों को शायद, मुझे नहीं पता, कंफ्यूज हो जाओगे. नोबेल पीस प्राइज देता कौन है? विच ऑर्गेनाइजेशन गिव्स नोबेल पीस प्राइज? गूगल नहीं करना है यार, आता है तो बताओ. लिख लो. Nobel Peace Prize is given by Norwegian Peace Committee. Norwegian Peace Committee. Norway. लिखो. Norwegian Committee. हो गया guys? Should I go ahead? नॉर्वे में एक कमिटी है जो डिसाइड करती है दैट नोबेल पीस प्राइज देना किसको है. ठीक है, चलो, शुड आई गो अहेड गाइस? ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है एंड वेयर इट इज लोकेटेड? ब्रिक्स बैंक का ऑफिशियल नेम क्या है? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, वेरी गुड. रिया, सरना, वेरी गुड, वेरी गुड. न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर इज इन शंघाई. ठीक है, शंघाई को
चाइना का फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, चाइनास फाइनेंशियल कैपिटल। जैसे बॉम्बे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है, एंड पॉलिटिकल कैपिटल इज न्यू दिल्ली। In the same way, Beijing is the political capital of China, and Shanghai is financial capital of China. चलो दूसरी बात, who is the chairman of New Development Bank? अरे वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड आदित्य, सिद्धांत वेरी गुड, बिकॉज ये हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं। हाँ पाइश, द ऑफिशियल नेम ऑफ ब्रिक्स बैंक इज न्यू डेवलपमेंट, ठीक है, एंड हिज नेम इज मार्कोस क्रोजॉय, ठीक है। चलो हो गया, शुड आई गो अहेड? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। आप न्यूज़पेपर में भी बहुत बार पढ़ते होंगे, क्योंकि मैं रोज पढ़ता हूं, आप पढ़ते होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा। लेकिन आई थिंक आफ्टर सीइंग योर क्लैट पेपर्स दैट आई शुड टीच यू दिस आल्सो। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होती है पता है? एमपीसी क्या होती है? आरबीआई की कमिटी होती है। इट इज अ कमिटी ऑफ आरबीआई जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कहते हैं, एमपीसी। क्या है आप सबको पता है? वेरी गुड गाइस। आप में से किसको पता है कि एमपीसी क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, नाम से ही पता चल जाता होगा। नहीं नाम रख, दैट वुड बी नॉट द करेक्ट आंसर। आदित्य आपको कुछ आइडिया? हाँ वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। हाँ देखो, मनी फ्लो का काम करना एमपीसी का काम नहीं है। एक्चुअली आरबीआई डेफिनेटली वो फंक्शन करती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली करती है, वो इनडायरेक्टली। एमपीसी का काम अलग है। अभी मैं आपको पढ़ाता हूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एमपीसी के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेन कमिटी विच कंट्रोल्स द इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट नहीं, इन्फ्लेशन, सॉरी इन्फ्लेशन। चलो पहले मॉनेटरी कमिटी का हेड कौन होता है उसका आंसर देते हैं। Who will be the head of this monetary policy committee? The answer is RBI governor, ठीक है। कितने कमिटी की मेंबर होती है? How many members does the committee have? The answer is 6, and RBI governor is the ex officio chairman, ठीक है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम, व्हाट डज इट डू? आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है? इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन पता है क्या होता है? जनरल राइज इन प्राइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। प्राइस राइज, यस, rise in general price level, very good। एमपीसी का मेन काम है to tackle and manage, to check inflation, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना इज एमपीसी's मेन वर्क। एमपीसी का मेन काम है दैट इन्फ्लेशन को चेक में रखना। एंड दूसरी बात, एमपीसी डिटरमाइंस की रेट्स। की रेट्स मतलब की रेट क्या होता है? द आंसर इज रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। ये इनका मेन टास्क है, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे काम करती है एमपीसी, लेकिन दिस इज इनफ फॉर यू।
रेपो रेट से बाकी सारी चीजें इज अटैच टू रेपो रेट। बाकी के जितने भी रेट्स होते हैं वो रेपो रेट से अटैच होते हैं। सो रेपो रेट एंड टू चेक इन्फ्लेशन इज द मेन जॉब ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसने किया था? ऑपरेशन ट्विस्ट किसने किया था? ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इसके लिए आई थिंक पता होना चाहिए। वेरी गुड आदित्य, एक्सीलेंट, वेरी गुड नामरा। ऑपरेशन ट्विस्ट वॉज ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई। ठीक है। ओके गाइस, ऑल क्लियर? शुड आई गो अहेड? एमपीसी के रिलेटेड सब कुछ पता चल गया? बिकॉज आप न्यूज़पेपर में सिर्फ एमपीसी एमपीसी पढ़ते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा एमपीसी क्या करता है। अब आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रहेगी। गर्वित, रेपो रेट बेसिकली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको यहाँ पे समझा नहीं सकता ऑन, मतलब उसको समझाना अभी इम्पॉसिबल है। ठीक है, आई ट्राई के नेक्स्ट में मैं कुछ स्लाइड बना के लाऊं तो आपको पता चलेगा। रेपो रेट के लिए काफी सारी बातें करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप गूगल करके देख लेना, आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा। समझाने में काफी टाइम चला जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं रेपो रेट के बारे में कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझाऊं तो यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलो। यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान passes at the age of 74। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। He is considered as one of the tallest leader. He has been elected to the लोक सभा 8 times, मतलब 8 बार बंदे ने इलेक्शन जीता है लोकसभा का, और 2 बार ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, मतलब पूरी जिंदगी ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड अ पार्लियामेंटेरियन। ठीक है, एंड ही हैज सर्व्ड अंडर एवरी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1992। ठीक है, मतलब 1992 से जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने उन सबके साथ इन्होंने काम किया है। ठीक है, लिख लो। कहां से बिलोंग करते हैं ये रामविलास पासवान? कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार। वेरी गुड गाइस। एंड ही इज द फाउंडर ऑफ विच पार्टी? भव्य, आई नो दिस थिंग्स, लेकिन किसी और को जब ये नहीं पता होता है तो उनको समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। आपको पता है, मैं बता दूंगा, आप समझ जाओगे, लेकिन अगर किसी और को नहीं पता तो इट इज अ टफ थिंग। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी। जनरली क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बिकॉज रामविलास पासवान चले गए, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई, लेकिन वो कौन सी पार्टी के फाउंडर थे, उनकी खूबियां क्या थी, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हो गया गाइस? शुड आई गो अहेड? लोक जनशक्ति पार्टी याद रखना, एंड ही इज फ्रॉम बिहार, वो पता होना चाहिए। शुड आई गो अहेड? चलो, Nobel Peace Prize in Literature 2020 has been awarded to American poet Louis Clark। ठीक है, और ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। शी इज द इंग्लिश प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी। ठीक है, येल यूनिवर्सिटी एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, वो तो पता ही होगा सबको। एंड शी हैज बीन अ फेमस राइटर ऑल दिस टाइम। उनकी पहली बुक है विच इज फेमस है। तो
हो गया। इसके आगे थोड़ी और इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। ये हो गया तो मैं आपको आगे की स्लाइड दिखाऊं, ठीक है। शुड आई गो अहेड गाइस? शी राइट्स ऑन विच सब्जेक्ट्स, वो हमें पता होना चाहिए। द मेन थीम ऑफ अ रिटन वर्क, कोई भी आर्टिस्ट होता है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखता है। देन शी राइट्स ऑन चाइल्डहुड, फैमिली लाइफ एंड क्लोज रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ठीक है। लिख लो, ये पता होना चाहिए कि वो कौन से डोमेन में काम करते हैं, ठीक है। शी राइट्स बुक विच आर फैमिली ओरिएंटेड, ठीक है। हो गया। ओके, देन ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, सोच के आंसर देना। नोबेल लिटरेचर प्राइज कौन देता है? Who gives you the Nobel Literature Prize? अच्छा चलो कोई बात नहीं। इट इज गिवन बाय स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये डिफरेंस किसी को ज्यादातर पता नहीं होता है, इसके लिए मैं आज आपको एकदम ध्यान से पढ़वा रहा हूं। नोबेल पीस प्राइज जो होता है, पीस प्राइज, वो नॉर्वेजियन कमिटी देती है, लेकिन नोबेल उसके अलावा स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है गाइस। पता चल गया? कोई भी नोबेल प्राइज ले लो, वेदर इट इज फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सारे जो होते हैं दैट आर गिवन बाय स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज होता है वो नॉर्वेजियन कमिटी देती है। गाइस आपको ये क्लासिफिकेशन याद रहेगा, ठीक है। बिकॉज नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के ऑनर में दिया जाता है एंड ही वाज अ स्वीडिश ओरिजिन, वो स्वीडन के सिटीजन थे, या ही वाज फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। लेकिन बाद में जब नोबेल पीस प्राइज शुरू हुआ तब वो एक नॉर्वेजियन कमिटी है, नॉर्वे कमिटी बेस्ड इन नॉर्वे, दे डिसाइड फॉर नोबेल पीस प्राइज। लेकिन जो ओरिजिनल नोबेल्स है उनके बारे में तो अभी भी स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ही डिसाइड करती है। पता चल गया गाइस? लिख लिया सबने? He was not an economist, he was a scientist. डायनामाइट की इन्वेंशन उन्होंने की है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में लिटरेचर के लिए किसको प्राइज मिला है? Who has got the Nobel in literature in India? रविंद्रनाथ टैगोर, वेरी गुड। और इंडिया में आज तक कितने इंडियंस को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है? पीस प्राइज की बात कर रहा हूं। नामरा सोच के बताओ, पर्णिका, आदित्य, प्रसन्ना, सब सोच के बताओ। क्या जीरो गाइस? नोबेल पीस प्राइज कितने इंडियंस को मिला है? मदर टेरेसा एंड कैलाश सत्यार्थी, 2 जन, बात खत्म। मैं
मैंने ये आपको रिवाइज करवाया है, तब भी आपकी गलती हो रही है। देयर आर टू पीपल, एक है कैलाश सत्यार्थी फॉर हिज वर्क फॉर चिल्ड्रन एम्पावरमेंट, एंड द अदर इज मदर टेरेसा। दो जन, बात खत्म। ठीक है, पता चल गया गाइस, शुड आई गो अहेड? ठीक है, चलो देखो, protester cannot block roads, public space and demonstration have to be designated places alone। ये जजमेंट दिया है हमारी बहुत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने साथ में ये भी कहा है that right to protest has to be balanced with right to free movement and there cannot be a universal policy on right to protest। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आप जब चाहे तब प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट गवर्नमेंट वी हैव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू, तो आप हमें परमिशन दे दो, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लिख लो। राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्री मूवमेंट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19। आज आप लोग लेक्चर के बाद आर्टिकल 19 को गूगल करोगे सबसे पहले, एंड आर्टिकल 19 has 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर इट। वो आप बाय हार्ट करके आओगे, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा कि कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन है, ठीक है। ये पढ़ के आना है आपको, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा। बट राइट टू प्रोटेस्ट एंड संस्कृति, यही तो ब्यूटीफुल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब ये जजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है तो गवर्नमेंट के पास जाओ और परमिशन लेके आओ उनसे कि मुझे आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, तो आप हमें परमिशन दे दो प्लीज। बहुत अच्छा जजमेंट है, ठीक है। हो गया। ये राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, राइट टू फ्री मूवमेंट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। ये पता होना चाहिए बेसिकली कि ये सारे राइट्स इंडियन सिटीजन को कहां से मिलते हैं, ठीक है। यस जय, एकदम सही बात है आपने जो भी लिखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के लिए बताया था, ठीक है, कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताना है। चलो हो गया, शुड आई गो अहेड गाइस? लिख लिया सबने? इतना तो लिखना है, ओके। सेंटर हैज अप्रूव्ड अ एमओयू इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखो, जापान के साथ रिसेंटली इंडिया ने दो बहुत बड़ी कॉपरेशन की डील साइन की है। एक ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड दूसरी इज फॉर कोऑपरेशन इन 5G, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, बिकॉज आपने देखा था कि वो कॉम्प्रिहेंशन में कैसे क्वेश्चंस थे। ये इंडिया की गवर्नमेंट और जापान की गवर्नमेंट ने क्यों आपके हिसाब से ऐसे कॉपरेशन के लिए साइन किया होगा? व्हाट कुड बी द रीजन? कुछ कॉमन रीजन सोच के बताओ मुझे। अरे वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, बस ये चाहिए मुझे, ये पता चलना चाहिए आपको, तो आपको आराम से आसानी होगी when you solve questions. This is all to do and tackle China because China is considered as a front runner in the field of 5G. 5G टेक्नोलॉजी में चाइना सबसे आगे है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए जापान, इंडिया has entered into cooperation. एक for cyber security coming from China and the other is to stop China's dominance in the field of 5G, ठीक है। वेरी गुड गाइस, लिख लो। अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से भी पेपर देखा होगा, then you will come to know that you now need a broad understanding of every topic. फैक्ट्स तो पता होने ही चाहिए, लेकिन you need to have a broad understanding.
ठीक है। हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? एवरीवन, फिर आप लिख नहीं रहे हो, फिर मैं आगे चले जाऊंगा, फिर आप कहोगे सर वापस करो। ओके चलो। द बॉन्डिंग ऑफ इंडिया एंड फ्रांस इन द फील्ड ऑफ स्पेस, ठीक है। एक और नया अग्रीमेंट किया है, इंडिया एंड फ्रांस सेटलाइज टू ट्रेस इलीगल ऑयल स्पिलेज बाय शिप्स। ये शिप्स वाले लोग क्या करते हैं, जब भी शिप whenever they are in ocean they will dump their oil into the ocean and this results into increase in marine pollution, ठीक है। मतलब बीच समंदर में कहाँ किसी को पता चलने वाला है, इफ यू आर थ्रोइंग लिटर, गार्बेज और ऑयल, ठीक है। तो इस इश्यू को टैकल करने के लिए इंडिया एंड फ्रांस विल डेवलप सैटेलाइट सिस्टम टू टैकल ऑयल स्पिलेज। आपको पता होगा कि ऑयल स्पिलेज के बारे में हमने रिसेंटली कितनी बार ही पढ़ा है, पता है ना गाइस? यू रिमेंबर द न्यूज रिगार्डिंग ऑयल स्पिलेज, ठीक है। सो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखने के लिए इंडिया एंड फ्रांस विल डेवलप कोऑपरेशन, ठीक है। लिख लो। नहीं अमनवीर, लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा। एंड कृष्णा इज द ऑब्जर्वर सैटेलाइट विच विल बी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। नाम है कृष्णा। अमनवीर, दैट इज द रीजन दैट आई एम आस्किंग ऑल दिस टाइम दैट अगर आप लोग लिख रहे हो तो मैं रुकूंगा, आई विल वेट फॉर यू गाइस। आई एम गिविंग इनफ टाइम फॉर टू एवरीवन दैट आप लोग आराम से लिख लो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं लिख के लाता हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग एडिक्वेट टाइम, आई होप। मैं मतलब इतनी जल्दबाजी भी नहीं करता कभी भी, ठीक है। तो आप आराम से लिखो, अगर नहीं लिखा है एंड मैंने आस्क यू, अगर आप नो लिखोगे तो मैं रुकूंगा भी, ठीक है। यस आदित्य, हाँ, मर्चेंट शिप्स को ट्रैक करने के लिए, यस। एंड वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इश्यू इलेक्ट्रॉनिक आईडी टू शिप्स। नोट्स लिख रहे हो तो पीपीटी की क्या जरूरत है? हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? अरे फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, मैंने तब कहा था कि हमें पता होना चाहिए। वेरी गुड आदित्य, एक्सीलेंट जॉब। इट इज कॉल्ड CNES। CNES। चलो आगे चलते हैं। Nobel Peace Prize in Chemistry 2020 has been given to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna. CRISPR-Cas9 genetic Caesar. These two women have contributed immensely to develop this CRISPR-Cas9. आपको पता नहीं है that ये इतनी important टेक्नोलॉजी है। अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो आप अपने आप गूगल करना और यूट्यूब के बारे में देखना एक दो वीडियो, that ये टेक्नोलॉजी क्या कुछ नहीं कर सकती। इट इज एन एक्सट्रीमली गुड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ आदित्य, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एंड आई एम रियली इम्प्रेस कि आपको ये सब आता है। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक कंपनी के बारे में पढ़ाया था जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज करके कोविड को टेस्ट करने के लिए एक किट निकाली थी। वो नाम क्या था और वो कौन सी कंपनी ने निकाला था? गाइस आपको आना चाहिए। वेरी गुड आनिया, वेरी गुड आनिया। सिद्धांत, वेरी गुड।
Very good, guys. It was Tata, and the test is called Feluda, Feluda. Now, this Feluda test uses this technology, which is called CRISPR-Cas9. ठीक है? बेसिकली ये हमारे बॉडी के जो फाउंडिंग ब्लॉक्स होते हैं जीन्स, उसको कट करके उसको मॉडिफाई करने की टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी CRISPR-Cas9. ये हमारे जीन को काट सकते हैं और उसको न्यू जीन को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ओल्ड जीन को न्यू जीन से रिप्लेस भी कर सकते हैं. सो इट इज अ ह्यूज इनोवेशन, मतलब बहुत बड़ी चीज है ये टेक्नोलॉजी. ठीक है, हो गया. शुड आई गो एड? आपको इंटरलिंकिंग करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा. फेलुदा टेस्ट आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाना चाहिए व्हेन यू स्टडी अबाउट CRISPR-Cas9. ठीक है, और ये प्राइस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देगी? मैंने अभी समझाया था आपको. विच ऑर्गेनाइजेशन विल गिव नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? वेरी गुड, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस. वेरी गुड गाइस. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. ये मैंने पिछली बार का रखा है. पिछली बार जॉन गुडनबर्ग, स्टैनली विटिगम एंड अकीरा योशिनो गॉट द अवार्ड फॉर लिथियम आयन बैटरीज. अभी स्टैनली विटिगम को नाम सुन के और पढ़ के हमें कुछ चीज याद आनी चाहिए. मुझे याद आ गई बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था. आप लोगों को वो चीज याद आ रही है? स्टैनली विटिगम का नाम सुन के आपको कुछ आ रहा है याद? आदित्य, वेरी गुड जॉब. मतलब आई थिंक यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड इन करंट अफेयर्स. इट वाज इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ही वाज कीनोट स्पीकर. तो हमने वर्ल्ड सोलर असेंबली की थी, उसमें स्टैनली विटिगम वाज द कीनोट स्पीकर. ठीक है, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था that he was one of the important person who has developed lithium ion batteries. मैंने आपको बताया था that सोलर एनर्जी जनरेट तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसका स्टोरेज इज द मेन इश्यू. ठीक है, एंड लिथियम आयन बैटरी इज अ वे थ्रू विच वी कैन स्टोर द सोलर एनर्जी. चलो आगे चलते हैं. हो गया सबका? शुड आई गो अहेड? फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो. एमिर, द न्यू एमिर. कौन है नया एमिर? हिज नेम इज शेख नवाफ. फैक्चुअल न्यूज है, कुछ समझाना नहीं है इसमें. आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्ड एमिर, द क्राउन प्रिंस हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमिर. लास्ट टाइम तक नामरा ये क्राउन प्रिंस ही थे, लेकिन अब सच में एमिर बन गए हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया है दैट एमिर इज द रियल हेड. जैसे सऊदी अरेबिया का किंग सलमान है, ही इज द करंट एमिर और हेड ऑफ सऊदी अरेबिया. बट व्हेन ही पासेस अवे, तो जो क्राउन प्रिंस होता है, ही बिकम्स द एमिर. ठीक है, वो एमिर बन जाते हैं. चलो लिख लिया? शुड आई गो अहेड? हो गया सबका? शुड आई गो अहेड? Which is the first Arab nation to generate nuclear energy? कौन सा सबसे पहला अरब नेशन है रिसेंटली जिसने न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन किया है? ईरान गलत आंसर है. वेरी गुड.
यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वेरी गुड गाइस। चलो, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट जिसने रिसेंटली जो सेंट्रल ने फार्म लॉस पास किए हैं। फार्म लॉस के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, उसके ऊपर मैं थोड़े टाइम में एक डिटेल ओवरव्यू और न्यूज कवर करूंगा, अच्छे से सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जोड़ के। तो उसके अगेंस्ट छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट गवर्नमेंट हु विल चैलेंज सेंटर्स लॉ इन सुप्रीम कोर्ट। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये आप सबको आना चाहिए। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़े होते हैं, या तो फिर स्टेट और दो स्टेट के बीच में झगड़े होते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच। तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि बहुत कम आंसर आए हैं। द आंसर इज आर्टिकल 131, ठीक है। अंडर दिस सेंटर वर्सेस स्टेट्स हो या स्टेट वर्सेस स्टेट्स हो, तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। जनरली क्या होता है, लाइक सबसे पहले आप हाई कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट से जाके सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या तो फिर दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन व्हिच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 131, ठीक है। चलो, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? One of the most famous guitar artist, मतलब he is the person who has brought the rock guitar genre into the vogue. His name was Eddie Van Halen. He recently passed away, ठीक है। वैन हेलन उनका बैंड का नाम है, ठीक है, लिख लो। मतलब पूरे सोशल मीडिया में एडी वैन हेलन, एडी वैन हेलन। आई वॉज वंडरिंग किसने इसके गाने सुने हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने एक्चुअली में नहीं सुने, बट आई जस्ट नो दैट ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट गिटारिस्ट। लेकिन सब छोटे छोटे बच्चे भी डाल रहे थे वैन हेलन, वैन हेलन। आई वॉज वंडरिंग कि उन्होंने एक्चुअली में इसके सॉन्ग सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ठीक है। मैंने नहीं सुना, लेकिन आई हैव अ ब्रीफ आइडिया कि यस ऐसा कोई इंसान है। लाइक मैंने बीटल्स के गाने नहीं सुने हैं, लेकिन आई नो दैट बीटल्स वाज अ वेरी पॉपुलर बैंड, बस ऐसा ही है। नहीं नहीं, मैंने बीटल्स नहीं सुना है, बीटल्स भी नहीं सुना है मैंने। हो गया गाइस। भाई हमारे बाला सुब्रमण्यम भाई को मत भूल जाना, ठीक है, वो भी गुजर गए थे, उनको उनको कोरोना हुआ था, ठीक है। एंड ही इज कॉल्ड एज द वॉइस ऑफ शाहरुख खान, आमिर खान। कौन से खान का वॉइस है वो? सलमान खान, यस, ही इज कॉल्ड एज द वॉइस ऑफ सलमान खान, ठीक है। चलो गाइस, हो गया। शुड आई गो अहेड? Because he has sang significant number of songs for Salman Khan. That is the reason he is called as the voice of Salman Khan, ठीक है। चलो, should I go ahead guys?
हेलो गाइस, एम आई हेलो गाइस, एम ऑडिबल? सुनाई दे रहा है आप सबको? ठीक है। आई थिंक अब कुछ हुआ, मतलब रिसेंटली कुछ हुआ था प्रॉब्लम, पता नहीं, चलो इट्स रिजॉल्व, बात करते हैं। ओके गाइस, सितवे पॉट, सितवे पॉट कहाँ पे है? माय फर्स्ट क्वेश्चन टू इज वेयर इज सितवे पॉट लोकेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैंने आपको अच्छे से समझा सकूं ना, इसलिए मैं इसके लिए मैप लेके आया हूं, तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि सितवे पॉट जो म्यांमार में लोकेटेड है वो इंडिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेंटली इंडिया और म्यांमार ने एक डील साइन की है टू डेवलप सितवे पॉट फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन तो पता है ना आपको, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, आप सबको पता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है गाइस? ठीक है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और सितवे पोर्ट का इंपॉर्टेंस अभी हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे। देखो गाइस, ध्यान से समझो, पहले अगर हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है तो हमें ये जो एकदम छोटी सी पतली सी रोड है बांग्लादेश और सिक्किम के बीच में, उसे चिकन कॉरिडोर कहते हैं। वहां से होके हमें नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है और दूसरा वो बहुत लंबा रूट है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, that they have decided to develop a port in Sitwe, which is located in Myanmar. So now India will access Northeast India through Myanmar. पता चल गया क्या इंपॉर्टेंस है सितवे पोर्ट का? ये मैप देख के आप समझ रहे हो? ये मैप मैं इसी के लिए लाया हूं ताकि आपको एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग हो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सितवे पोर्ट। एंड बांग्लादेश में भी हमने चित्तागोंग पोर्ट को डेवलप करने का काम किया है। ठीक है, चित्तागोंग एंड मोंगला पोर्ट, सो दैट वी कैन एक्सेस अवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मोर इजीली। हम आराम से नॉर्थ ईस्ट जा पाए उसके लिए। ठीक है, मुझे नहीं पता गौतम इस डिस्प्यूट के बारे में। हाँ, नामरा, इसके लिए मैं मैप लाया हूं। और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन इसे क्यों कहते हैं गाइस? बिकॉज सितवे एक पोर्ट है और सितवे से एक रिवर है विच इज कॉल्ड कलादान रिवर। फिर वहां से हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट करेंगे और जाएंगे मिजोरम। ठीक है, ओके गाइस, हो गया? शुड आई गो अहेड? पता चल गया आपको? Nobel Peace Prize 2020 for Physics awarded to Roger Penrose and jointly Andrea Ghez and Reinhard Genzel। क्यों दिया गया है? नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन तीन जनों को दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? In short, nobody is reading newspaper. They have been given this award for their work on black holes। ठीक है, for black holes, their work on black holes। लिख लो गाइस, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको इतना तो पता होगा ही होगा। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज आप सबको?
they have been given award for their work on black holes. Black holes तो पता है ना क्या होता है? नोबेल फिजिक्स प्राइज कौन देता होगा? Which organization is responsible for giving Nobel Prize in Physics? Very good. बस अभी ये आप कभी नहीं भूलोगे. Swedish Academy of Science. Very good guys. इंडिया में सबसे पहले फिजिक्स के लिए किसको अवार्ड मिला है नोबेल? Which Indian is the first person to get a Nobel in Physics? रामानुजन को कभी नहीं मिला है. रामानुजन को कभी भी कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है. द आंसर इज सीवी रमन. सबसे पहला फिजिक्स के लिए. ठीक है, चलो गाइस, गोइंग अहेड. एंड प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ा करो. मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, ठीक है, आपको हैबिट रखनी पड़ेगी. ये पता है क्या है? जीएसटी 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 सबने सुना होगा. गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पता है आपको सबको? ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? हाँ, वेरी गुड. अमनवीर, गौतम, पर्णिका, झरना, गर्वित, आपका आंसर गलत है. भाविका, वेरी गुड. जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी. जब आप कुछ भी बिस्किट खरीदते हो, लेस खरीदते हो, तब आप जो टैक्स देते हो उसे कहते हैं जीएसटी. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है. ये पहली बात हो गई. जीएसटी काउंसिल क्या करता है? वो जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर में जो टैक्स होता है, 5% टैक्स लगाना है, 12% लगाना है, 15% लगाना है, वो डिसाइड करते हैं. ठीक है, दे डिटरमाइन टैक्स रेट. ठीक है, दे डिटरमाइन द टैक्स रेट. जीएसटी काउंसिल टैक्स डिटरमाइन करती है. Who are the members? जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं? The answer is फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूनियन प्लस एवरी स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, ये दूसरी बात. और हेड कौन होगा आपके हिसाब से इस काउंसिल का? हेड कौन होगा इस काउंसिल का? थोड़ा लॉजिक लगाओ यार. आरबीआई गवर्नर है ही नहीं काउंसिल में, तो कैसे बन सकता है इसका? आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. आपको आज जीएसटी काउंसिल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इतना होना चाहिए. ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या करती है? ये सारे लोग मिलके डिसाइड करते हैं देख कौन सी चीज पे कितना टैक्स लगाया जाएगा. ठीक है, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? देन द आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर. और उसको हेड कौन करता है? देन द आंसर इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स which is directly payable. जो इंसान डायरेक्ट पे करता है. आपके पापा इनकम टैक्स देते हैं, that is directly your father is paying for that tax. धीरूभाई अंबानी रिलायंस के प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स लगते हैं, which is called as corporate tax, जो वो खुद देते हैं, that is called direct tax. लेकिन जब आप बाहर जाते हो एंड यू बाय आइसक्रीम, यू बाय लेस, यू बाय कुरकुरे,
और एनीथिंग, तो आप एक इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, ठीक है। 10 रुपए का कुरकुरे मान लो, अगर आप 10 रुपए का कुरकुरे ले रहे हो तो उसमें 2% का इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी होता है, लेकिन आप तो 10 रुपए ही दे रहे हो, लेकिन वो 2 रुपए कौन देगा? जो शॉपकीपर के पास से आपने खरीदा है कुरकुरे, वो he will be the person who will be paying that 2 rupees to the government. So it is an indirect tax. पता चल गया या वापस समझाऊं? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पता चला? वेरी गुड। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर सेम होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब if I am paying that tax, then that is called direct tax. लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। चलो, should I go ahead guys? BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will face China's President Xi Jinping face to face for first time after border standoff. ये 2 क्वेश्चन में पता है इस बार क्यों लाता हूं विदाउट गिविंग यू द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। मैं ये क्वेश्चन ऐसे बना के इसके लिए लाता हूं ताकि आप लोग आंसर दे सको, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ऑनेस्टली गाइस, ठीक है। वरना मैं तो डायरेक्ट न्यूज में से इंफॉर्मेशन उठा के ला सकता हूं, ठीक है। हियर द आंसर इज रशिया। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो, इसके लिए मैं ये ऐसे करके लाता हूं, ठीक है। लेकिन आंसर्स आ नहीं रहे आप लोगों के। लिख लो, द करंट चेयर इज रशिया एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल मीट। यस, ठीक है, लिख लो। हो गया? शुड आई गो अहेड? नाम फैक्ट्स पे कंसिडर करो, लेकिन आपको कौन से कंटेक्स्ट में बात हो रही है वो पता होना चाहिए। फैक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिकॉज फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन अगर आप क्लैट दे रहे हो देन यू विल आल्सो नीड टू नो द कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मतलब जैसे हमने फ्रांस के राफेल डील के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन क्या था वो आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ोगे। जैसे आज हमने पढ़ा इंडिया और जापान की डील के बारे में, लेकिन उसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या था? व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दैट न्यूज़? देन द आंसर इज बिकॉज ऑफ द चाइना's थ्रेट। पता चल गया नामरा मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? अगर आप क्लैट की एग्जाम दे रहे हो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन दिस काइंड ऑफ न्यूज। बाकी के एग्जाम्स में इट इज ओनली फैक्चुअल न्यूज, ठीक है। सो इट डिपेंड्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर विच एग्जाम। देन यू कैन बी इजी ऑन इट। आई हैव सेड इजी, ठीक है। चलो देखो, रिसेंटली बहुत बड़ी समिट हुई है इन इंडिया टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उस समिट का नाम क्या है? रेस 2020। मोदी जी ने खुद इस समिट का उद्घाटन किया था, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी बिग वर्ल्ड क्लास कॉन्फ्रेंस जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। लिख लो, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप इतना लिख सकते हो दैट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और मोदी जी ने मंत्र भी दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल करके, ठीक है। AI फॉर ऑल।
हो गया गाइस? आपका हो गया आदित्य, बाकी लोगों का पता नहीं मुझे। ठीक है, चलो हो गया सबका। शुड आई गो अहेड? ओके। आर ग्रीन किट ये किसने डेवलप की है? स्टार्टिंग में किसी ने बताया था इसके बारे में। आर ग्रीन किट, देखो आर से इंडिया में एक ही चीज फेमस है, द आंसर इज रिलायंस। ठीक है, इट इज अ किट डेवलप्ड बाय रिलायंस। ठीक है, रिलायंस ने किट डेवलप की है जो आरटी पीसीआर टेस्ट फॉर कोरोना, इट विल बी डन इन जस्ट 2 आवर्स। ठीक है, मतलब मुकेश भाई ने भी सोचा है कि सब डेवलप कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा बिजनेस बढ़ा लूं। सो रिलायंस हैज डेवलप अ किट विच इज कॉल्ड आर ग्रीन किट। ठीक है, और ये आरटी-पीसीआर टेस्ट करता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, आपको आपके सैंपल्स लैब में भेजने पड़ते हैं एंड इट टेक्स टाइम। लेकिन रिलायंस ने जो किट डेवलप की है वो आपको सिर्फ 2 घंटे में रिजल्ट दे देगा ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, एक फेलुदा का याद रखना, दैट वाज डेवलप्ड बाय टाटा। ठीक है, यूजिंग क्रिस्पर कैसलाइन टेक्नोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। DRDO has successfully tested a weapon system SMART. SMART stands for Supersonic Missile Assisted Release. ये स्मार्ट को आप अरेंज करोगे तो हो जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज। ठीक है, एंड इट इज अ टॉर्पेडो। टॉर्पेडो गाइस पता होगा आपको, टॉर्पेडो सबमरीन्स फायर करती है एंड शिप्स फायर करती है। उनकी मिसाइल जो होती है उनको टॉर्पेडो कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली डीआरडीओ ने ये डेवलप किया है फॉर सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया है क्या हो रहा है पिछले 10 दिन में इंडिया में? थोड़ा सोचो भी, न्यूज पढ़ने के बारे में उसके बाद सोचना भी चाहिए। इंडिया हैज फायर्ड मोर देन 5 मिसाइल्स इन 10 डेज। और ये क्यों किया है, आपको क्या लगता है? India is firing missile one after another. Why? China. Yes. It is all done to show China. China aggression दिखाता है तो इंडिया भी aggression दिखा रही है by developing this kind of weapons. ठीक है, चलो गाइस लिख लिया? शुड आई गो अहेड? चलो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्ड? देखो इसका अगर गलत आंसर दोगे ना तो आई फील वेरी बैड। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, मैंने आपको सिर्फ कॉर्ड का ऑब्जेक्टिव पूछा है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ठीक है, टू काउंटर चाइना इन दिस रीजन। क्वाड क्यों बनाया गया है गाइस? बिकॉज चाइना की प्रेजेंस को टैकल करने के लिए। लेकिन कहां पे? द आंसर इज इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब पूरा का पूरा इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। वहां पे चाइनीज एक्टिविटी को कंटेन करने के लिए एंड बाकी सारी कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए क्वाड बनाया गया है। और क्वाड आपको याद है ना? यस, क्वाड के मेंबर्स कौन है गाइस? Which countries are the member of Quad? USA,
जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यस गाइस, वेरी गुड। चलो, गोइंग अहेड। यस भाविका, प्रसन्ना, वेरी गुड। ठीक है, आन्या, गुड। चलो आगे चलते हैं। एक्चुअल न्यूज है, लिख लो। दिस थ्री साइंटिस्ट, हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस, माइकल हाउटन, they have got the award for discovery in hepatitis C। ठीक है, फैक्चुअल न्यूज है, लिख लो। यहाँ पे लिखा है स्टॉकहोम स्वीडन, मतलब किसने दिया होगा? अगेन स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, हो गया गाइस। आदित्य, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन कर सकते हो आप यार। ठीक है, हो गया। शुड आई गो अहेड? चलो, इंडिया मैकफास्ट बेवरेजेस wins battles against PepsiCo to use Mountain Dew trademark। ये बहुत बड़ा जजमेंट है, बिकॉज पेप्सिको जैसी इतनी बड़ी चेन को इंडिया की एक बेवरेज कंपनी ने हराया है इन अ कोर्ट केस अगेंस्ट ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क के लिए एक केस चल रहा था बिटवीन पेप्सिको, पेप्सिको इज एन एमएनसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एमएनसी है। ठीक है, उसके बीच में और हमारे एक इंडियन बेवरेजर मैकफास्ट के बीच में इश्यू चल रहा था माउंटेन ड्यू को टैग को लेके, ये माउंटेन ड्यू का जो टैग है उसको लेके। ठीक है, लेकिन इंडिया की कंपनी जीत गई है ये केस। ठीक है, इन दिल्ली हाई कोर्ट, लिख लो। और ये नीचे मैंने थोड़ी हिस्ट्री लिखी है, अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो। पेप्सिको की सबसे फेम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थी? शी वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन, बहुत बड़ा नाम है। था, है, सॉरी है। शी इज अ वेरी फेमस वुमन। उनका नाम था इंदिरा नूई। ठीक है, उनको एक जमाने में फॉर इयर्स शी वॉज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी। ठीक है, इंदिरा नूई। शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब अमेरिकन है। चलो, हो गया गाइस, शुड आई गो अहेड? Which nation will host the foreign minister of all the four countries? The answer is Japan। लिख लो, इसके लिए हम कॉड के बारे में पढ़ रहे हैं आज इतना। जापान। What is the objective? Free and open Indo-Pacific। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जापान में है एंड दे विल टॉक अबाउट कोऑपरेशन इन Indo-Pacific region, and Japan is hosting a foreign minister of all the Quad countries। ठीक है, हो गया गाइस, जाओ आगे।
Recently, textile minister Smriti Irani has launched first ever brand. She has launched the first ever brand. ब्रांड भी लॉन्च किए नहीं एंड लोगो भी लॉन्च किया है. किसका? इंडिया प्रीमियम कॉटन. नाम क्या है उस कॉटन का? कस्तूरी कॉटन. ठीक है, ये इंडिया का सबसे प्रीमियम कॉटन है और ये सबसे पहली ब्रांड लॉन्च की है और सबसे पहला लोगो लॉन्च किया है ऑफ इंडिया प्रीमियम कॉटन. क्या नाम है? कस्तूरी कॉटन. ठीक है, लिख लो गाइस. कॉटन उगाने के लिए विच टाइप ऑफ सॉइल इज नेसेसरी? पता है? अगर आपको कॉटन उगाना है, अरे वेरी गुड, आप सबको ज्योग्राफी पक्का आता है एंड आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड. द आंसर इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल. वेरी गुड गाइस. हो गया गाइस. नामरा, एक्चुअली में आपने बहुत सही बात की है. तब यूजलेस लगता था बट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली. ठीक है, हो गया गाइस. ओके गाइस, देन वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. ठीक है, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज न्यूज़पेपर के ऊपर थोड़ा गौर दिया करो. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ. ठीक है.